नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप और आज हम यहाँ बात करेंगे ईडी के बारे में। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो क्या है ईडी? ईडी किस तरीके से काम करता है? क्या इसकी पावर्स हैं? किस तरीके से ईडी को बनाया गया और क्या उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है? इन सब के बारे में हम जानेंगे और इसके दायरे में कौन-कौन से कानून आते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ईडी पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो या फिर वेस्ट बंगाल स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम हो या फिर आईएनएक्स मीडिया स्कैम हो। इन सब में आपने देखा होगा कि ईडी ने बहुत सारी रेड्स मारी, बहुत सारे छापे मारे हैं कई जगह। तो कई केसेस दायर भी किए गए हैं। ईडी ने लेटेस्ट बहुत बड़ी-बड़ी जो रेड्स मारी हैं, उसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर में बहुत सी रेड्स मारी हैं, ठीक? तो इसके अलावा ईडी की रेट्स पिछले 8 सालों में 27 गुना बढ़ गई हैं। ये गवर्नमेंट का खुद का डेटा है, ठीक? तो देश में ईडी एंड सीबीआई दोनों अक्सर आपको एक साथ काम करते हुए दिख जाएँगे, ठीक? तो जैसे रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट स्कैम था, उसमें देखा था आपने कि ईडी एंड सीबीआई एक साथ रेड मार रही हैं कई जगह। तो ईडी और सीबीआई का जो काम है वो दरअसल थोड़ा अलग-अलग है, लेकिन दोनों एक साथ रेड कई जगह मारती भी हैं, जब ज़रूरत होती है उनकी। तो सीबीआई देश की सबसे उच्चतम जाँच एजेंसी है और ईडी का काम है केवल पैसों से लेन-देन को देखना, उसको फ़ॉलो करना। तो दरअसल सीबीआई का काम है जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है देश में, जो क्रिमिनल लॉज़ हैं उनके बारे में देखना, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको देखना, उसके लिए सज़ा दिलाना। और जो ईडी है उसको काम है मनी ट्रायल के बारे में, यानी कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे पैसे का इल्लीगल हेर-फेर हुआ, इधर से हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। इन सब के बारे में ईडी को देखना होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखनी होता है, यानी कि पैसा गलत तरीके से कहीं इधर-उधर तो नहीं जा रहा है, इन सब के बारे में ईडी देखती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईडी किसके अधीन आती है, यानी कि किस मिनिस्ट्री के अधीन आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईडी आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन। तो इसमें और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन आती है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन काम करती है और उसके उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग के अधीन आती है और राजस्व विभाग के अंदर आती है ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। तो डायरेक्ट ईडी पर कंट्रोल देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का या फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, ठीक? ये होम मिनिस्ट्री या किसी अन्य मंत्रालय के अधीन नहीं आते, ये बात आप क्लियर रखिएगा, ठीक? लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं है। पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम अलग था। पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम अलग था। 1956 में जब ये बना, स्थापना हुई जब इसकी, तो इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट हुआ करता था और इसका काम था एक्सचेंज कंट्रोल लॉस को देखना, उसकी ऊपर जांच करना। तो एक्सचेंज कंट्रोल लॉस क्या? जो करेंसी है, जो विदेशी मुद्रा है, उसका जो एक्सचेंज हो रहा है, उसके बारे में जानना, उसके लॉस को देखना, उसकी जांच करना, उसके बारे में क्या-क्या कैसे हो रहा है, उसको देखना, ठीक? लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और इसको टारगेट दे दिया गया कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 यानी कि फेरा है, उनकी आप जांच करिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में बना, नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन यानी कि फॉरेन से जो एक्सचेंज हो रहा है, उसको रेगुलेट करना, ठीक? तो फॉरेन से जो मनी एक्सचेंज हो रहा है, उसको रेगुलेशन करना है, उसको देखना, उसके लिए आपको उसकी जांच करना है, उसको ये देखता था, ठीक? तो शुरुआत में इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा था कि दिल्ली में एक हेडक्वार्टर था और बॉम्बे एंड कलकत्ता में 2 हेड ऑफिस थे। उसके बाद मद्रास में भी 57 में एक ब्रांच हो गई। लेकिन अभी देखा जाए तो इसके 39 ज़ोन्स हैं। तो देखा जाए हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में इसकी एक ब्रांच लगभग मौजूद है, ठीक? बाद में 1960 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन। 1960 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर 1973 से 77 तक लगभग 4 साल के लिए इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अधीन कर दिया गया। यानी कि देखा जाए तो शुरुआत में ये गवर्नमेंट में सेंटर में ही इधर से उधर होता रहा है। लेकिन अभी ये के समय ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन आता है और उसके अंदर है ईडी। मतलब अब धीरे-धीरे ईडी का काम नेचर कुछ चेंज हुआ है। आपने देखा होगा स्पेशली आफ्टर 1990s जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, तो 1991 में जब इसके पहले जब ईडी का काम होता था, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते थे, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो कानून थे वो इन्फोर्स किए जाए और रेगुलेट करने वाले कानून थे। बाद में उनका नाम बदलकर मैनेजमेंट कर दिया गया। दरअसल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले ईडी का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन यानी कि फॉरेन से जो मनी आ रहा है उसको रेगुलेट करना है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फॉरेन से जो मनी आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसको मैनेज करना है आपको। तो पहले इसका काम रेगुलेट करना था, बाद में हो गया कि आपको मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है, ठीक? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की बात करें तो ये 4 बड़े कानून इसके दायरे में आते हैं। यानी कि 4 जो कानून हैं
उसको इन्फोर्स कराना ईडी का काम है। उसमें उसमें जो जुर्म होता है उन सभी अपराधों को ईडी जांच करेगी। तो इनसे सबसे प्रमुख जो फर्स्ट कानून है उसका नाम है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो पीएमएलए का जिक्र आपको अक्सर न्यूज में मिल जाएगा कि पीएमएलए के अधीन छापा मारा गया, वहां पे पीएमएलए के अधीन रेड्स मारी जा रही हैं। तो पीएमएलए के अधीन ही ज्यादातर काम होता है। कहते हैं पीएमएलए का वायलेशन पाया गया इसलिए रेड मारी गई। तो वहां पर कोर्ट में केस भी वगैरह भी दायर होते हैं। तो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा क्रिमिनल लॉ है जिसको जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के अधीन जो आता है, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। और इसमें सबसे, अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है या जब्त कर ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी रख ले लेती है इसमें। ठीक, तो इसके बाद सेकंड क्या है देखते हैं। सेकंड है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, एफईओए। इसको नाम से ही आपको पता चला होगा, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, यानी कि जो देश में कुछ वित्तीय या फाइनेंशियल गड़बड़ी करके भाग गया है, जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए। तो इन सब के लिए ये कानून लगभग लगभग देखा जाए तो बना है। तो इसमें क्या होता है कि इनके, और इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी अटैच्ड कर दी जाती है। प्रॉपर्टी अटैच्ड कर दी जाती है मतलब कि कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी की कुछ समय के लिए, जब तक इस केस की जांच चल रही है तब तक प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है। प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई मतलब आप उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आप यूज नहीं कर सकते। उसका पूरा एक्सेस गवर्नमेंट का होता है। फिर आप उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। ठीक, थर्ड देखते हैं। थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बारे में बताया आपको, फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले ये क्या था, पहले इसका नाम फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बाद में इसको फेमा कर दिया गया, यानी कि मैनेज करने के लिए, फॉरेन के जो एक्सचेंज हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए, जो मार्केट है, फॉरेन मार्केट है, उसको कंट्रोल करेगा ये। ठीक, तो उसके बाद लास्ट देख लेते हैं। फोर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, कॉफे पोसा। इसमें भी मुख्य जांच एजेंसी ईडी ही है, यानी कि इसके दायरे में अब भी, इसमें भी जो प्राइमरी मुख्य काम है वो भारत में ईडी का ही है। अन्य जांच एजेंसी इसमें इन्वेस्टिगेट या इन्वॉल्व नहीं कर होती। तो ईडी इस कॉफे पोसा के अधीन आने वाले स्मगलिंग या फॉरेन में से जो एक्सचेंज हो रहे संबंधित ये सब गड़बड़ियां भी की जांच भी ईडी ही करता है। अब क्या कारण है कि ईडी इतनी मजबूत जांच एजेंसी हो गई है? ईडी से विपक्ष कांपता है और कहता है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि कई बार इसकी आलोचना भी हुई है बहुत ज्यादा कि ईडी का गलत यूज हो रहा है। लेकिन जब ये विपक्षी पार्टियां जब खुद गवर्नमेंट में हो रही थी तब उन्होंने भी कभी कहीं ना कहीं इसी तरीके से कुछ ना कुछ उपयोग ईडी का किया था, उसकी पावर्स को कम नहीं किया था। ठीक, तो ईडी के पास ऐसी क्या पावर्स हैं जो इससे नॉर्मल पुलिस फोर्स में या सीबीआई के पास नहीं है, जिससे विपक्षी पार्टियां डरती हैं? क्या ऐसी पावर्स हैं? तो पहली ये पावर है इनके पास, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, उनके पर, उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस से संबंधित कोई केस लग जाता है। ठीक है, तो मिस्टर ए को बुलाया गया, जो वहाँ के क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनके सामने बुलाया गया। तो उनके सामने कुछ भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया, यानी कि उनसे कुछ पूछा गया या कुछ स्टेटमेंट लिया गया और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। तो वो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ है वो कोर्ट में स्वीकार्य है, यानी कि वो स्टेटमेंट केस में कोर्ट में माना जा सकता है। तो इस तरह अगर आप इंडियन लॉ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको ये बात की जानकारी होगी कि अगर आप पुलिस के सामने कोई भी बयान देते हैं तो वो कोर्ट में माना नहीं जाएगा। अगर आप पुलिस के सामने कोई भी बयान दे देंगे या कैमरे में कोई बयान दे देंगे पुलिस के सामने तो वो स्वीकार्य नहीं होता है कोर्ट में। अगर आपको इस तरीके का बयान देना है तो मजिस्ट्रेट के साइन स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर कोर्ट में आप स्वयं बयान दें तभी वो माना जाएगा। ये ऐसा कानून मानता है, इसलिए ये रखा भी जाता है कि मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने ही आपको स्टेटमेंट देना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, इसमें यहाँ पर ईडी का पलड़ा थोड़ा भारी है। अब इसमें यह है कि आप अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने भी बयान देते हैं कहीं अकेले में तो भी ये माना जाएगा, वो जज मतलब कोर्ट में वो माना जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो ईडी का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है और ये नॉन बेलेबल है। और बड़े बड़े नेताओं को ये भी चिंता रहती है कि उनको जेल ना हो जाए, और ईडी की खुद की जेल तो होती नहीं है, तो इसलिए वो जो नॉर्मल जो लोकल पुलिस स्टेशन वहां पे होता है वहीं पे उनको रखा जाता है। और भारत में पुलिस स्टेशन की जो हालत है वो आप सभी को पता ही होगी, और वीआईपी नहीं चाहते कि वो इतने दिनों तक जेल में रहें ट्रायल के लिए। और अगर ईडी किसी की प्रॉपर्टीज को सीज कर देती है, सॉरी सीज प्रॉपर्टी को अटैच्ड कर देती है, तो उस प्रॉपर्टीज को वापस ला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आप मान लीजिए 50 या 100 करोड़ की कोई आपने घपला किया और उसके बाद शहर से बाहर कोई एक मकान, बड़ा सा आलीशान मकान बना के आप रह रहे हैं, और ईडी को पता चलता है, ईडी जाती है वहां, पहुंचती है, रेड मारती है और उस प्रॉपर्टी को अटैच्ड कर देती है, यानी कि प्रॉपर्टी को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है ईडी। तो उस प्रॉपर्टी को आपको वापस पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को जब अटैच्ड कर दिया गया तो फिर वो ईडी के कंट्रोल में आ गया। फिर आप उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से कोई भी यूज आप नहीं कर सकते। जब तक जांच चल रही है तब तक तो आप यूज कर नहीं सकते। अगर आप केस जीत जाते हैं, जांच खत्म हो जाती है, तो फिर आपको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ का। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई मिस्टर ए है, पुलिस उन पर इल्जाम लगाती है कि तुमने चोरी करी है, तो पुलिस को ये प्रूव करना होगा कि मिस्टर ए ने
चोरी करी है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने मिस्टर ए पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने चोरी करी है, तो पुलिस को ये प्रूव करना होगा कि मिस्टर ए ने चोरी करी है। लेकिन यहाँ ईडी के केस में उल्टा है। ईडी के केस में अगर ईडी ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने 100 करोड़ का घपला किया है, तो आपको प्रूव करना होगा कि आपने 100 करोड़ का घपला नहीं किया है। बट पुलिस के केस में क्या है कि पुलिस अगर इल्ज़ाम लगाती है कि आपने चोरी करी है, तो पुलिस को ये प्रूफ करना होगा कि आपने चोरी करी है। आपको ये प्रूफ नहीं करना होगा कि आपने चोरी नहीं करी है। पुलिस को प्रूफ करना होगा आपने चोरी करी है। लेकिन ईडी के केस में ये है कि ईडी ने अगर आपको कह दिया कि आपने 100 करोड़ का घपला किया है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपने 100 करोड़ का घपला नहीं किया है। ईडी को प्रूफ नहीं करना होगा कुछ भी इसमें, ठीक है? तो ये दो जो बड़े इसमें पॉइंट है, ये कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने जो बयान है वो कोर्ट में मतलब स्वीकार ही हो जाता है, मान लिया जाता है। और दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का, कि आपको प्रूफ करना होगा कि आप दोषी नहीं है। तो इन दो जो बड़े पॉइंट हैं, इनके लिए जो अभियुक्त है जिसके ऊपर केस लगता है, वो बहुत ही परेशानी में आ जाता है, बहुत ही मुश्किल में आ जाता है। तो ऑन पेपर तो आपको ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बहुत अच्छी बात है कि इतनी मजबूत जांच एजेंसी भारत में है, तो इससे बहुत वित्तीय घोटाले नहीं होते होंगे, बहुत सारी बातें आपको सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा, इससे स्थिति थोड़ा उलट है, हकीकत इससे थोड़ा उलट है। देश में बहुत सी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हमेशा से रही हैं। कई कई पिछले कई सालों, 7-8 सालों में अगर आप देखें तो लगातार ईडी बहुत सारी रेड्स लगातार मारती जा रही है, कई चार्जशीट दायर की जा रही है। तो प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट्स में वो सारी चार्जशीट या वो सारे केस सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन 2019 ईडी के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। ईडी ने 2019 में जो 11 कन्विक्शन ईडी ने 2019 में 11 कन्विक्शंस हासिल करी, यानी कि जो 11 केसेस हैं वो ईडी द्वारा लगाए गए जो केसेस हैं 11, वो सिद्ध हो गए हैं, ठीक। लेकिन वरना बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता है, जो हाई प्रोफाइल केस हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ईडी ने कितने मामले दर्ज किए हैं 2005 से लेकर 2019 में, उस पर एक बार नजर डालिए। 2005 से लेकर 2019 में ईडी ने 2400 पीएमएलए के अधीन केसेस दर्ज किए हैं, और प्रतिबद्धता केवल 8 की रही है, या और 900 तो इन्वेस्टिगेशन ही पेंडिंग्स हैं। यानी कि रेशियो इनका देखा जाए तो 8/2400 कर रहा है। तो इतना कम तो इनका कन्वेंशन रेशियो रहा है। इसीलिए विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है कि ये गवर्नमेंट ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, गलत यूज कर रही है पॉलिटिशियन को दबाने के लिए और विपक्ष को दबाने के लिए, और ऐसा ये कहा जाता है। और ये शुरू से होता चला आ रहा है। जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तब ये यही काम करते हैं, वो आरोप लगाते हैं। तो ये शुरू से इस तरह से ईडी का कार्यकाल चला आ रहा है, मतलब ईडी इस तरीके से काम करती आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये लेसन पूरा कैसा लगा इसके बारे में बताइए, कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मैंने जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री शुरू करी है उसका फर्स्ट लेसन मैंने अपलोड कर दिया है, सेकंड लेसन जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की सीरीज जरूर देखिए आप लोग, उसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री हमारे इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट रहा है, उसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।